गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम बेटा पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें सबसे पहले हमने देखा था आपका कि किस तरीके से जो है इसको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाया जाता है। उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेकंड पर हमने देखा इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग दिनेश। तो तीसरा नंबर पर आप देखें कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। बाहरी रात की होगी ना नहीं बेटा, आपके साथ है ना हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसा हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब का क्या किया जाता है बेटा, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ डू। डू का प्रयोग अपने को कब करना है, ठीक है बेटा। डू का प्रयोग कब करना है, तो आपको बताया था कि आपका सब्जेक्ट जब आई, वी, यू और दे हो और इसके साथ में कोई प्लूरल नाउन हो, बहुवचन संज्ञा हो। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ये होने पर हमें किसका प्रयोग करना है बेटा, डू का प्रयोग करना है। बी में आप देखेंगे यूज ऑफ डज। डज का उपयोग कब करेंगे, तो हमने देखा था बेटा इसमें ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। कोई नेम की बजाय हम क्या लिख रहे हैं बेटा, सिंगुलर नाउन, क्योंकि नेम में तो नेम ही आएगा, संज्ञा में तो टेबल अगर आ गई तो टेबल भी लिखी जाएगी सब्जेक्ट में, फैन आ गया तो फैन भी लिखा जाएगा, और इसके अलावा स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट भी लिखा जाएगा, बॉय आ गया तो बॉय भी लिखा जाएगा, तो इसलिए सिंगुलर नाउन। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा बेटा डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है। डू का इस्तेमाल जो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा, और डज का उपयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। अब नंबर 4 में बेटा आते हैं अपन वर्ब्स, ठीक है। वर्ब बोलते हैं क्रिया को। इसमें दो प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का, ठीक है। इसके बारे में भी आप देखते हैं, यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे, यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसमें आप देखेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। सेकंड आप देखेंगे यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट कौन होगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो आप देखते हैं डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग एक तरीके से होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसका प्रयोग एक तरीके से होता है। ये कर दो, वो डाउनलोड कर रहे हैं। कौन क्लास कौन सी थारी, अब बोलो। आवाज ही देता, आवाज ही कौन आ रही है, दोबारा रिवाइज कर दो एक बार, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो का प्रयोग होता है, डू और डज का प्रयोग होता है।
यूज ऑफ डू का प्रयोग कब करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन से मतलब है जिस भी सब्जेक्ट को या जिस भी संज्ञा को क्या लगा हो, एस लगा हो, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। यूज ऑफ डज का प्रयोग बेटा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में कोई नाम भी हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है और स्थान का नाम भी हो सकता है, इसलिए हमने सिंगुलर नाउन लिखा है। क्योंकि संज्ञा की परिभाषा को हम जानते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, इसलिए सिंगुलर नाउन हमने लिखा है एनी नेम की बजाय। ठीक है। फिर आप देखें वर्ब्स दो प्रकार की इसमें इस्तेमाल की जाती है, क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट के साथ एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उसी तरीके से आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, एस का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए और ए। ठीक है। तो ये दोनों का ग्रुप है। डू का प्रयोग तो आपको मालूम है कब किया जाएगा? जब नोट या क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है। जब नोट और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग कब होता है? जब नोट और क्वेश्चन मार्क होता है, और जब नोट और क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं यूज ऑफ ईएस। ईएस का प्रयोग कब करना है? तो यहां लिखेंगे लास्ट वर्ड ऑफ वर्ब इज एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड। लास्ट वर्ड ऑफ वर्ब इज, क्रिया का अंतिम अक्षर इज मानी हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तो हमें किसका प्रयोग करना है? ईएस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखें, कहीं पर पास लिखा है पी ए डबल एस, तो इसको डबल एस होते ही क्या लगाया जाएगा बेटा? ईएस लगाया जाएगा। ठीक है। कहीं पर गो हो तो ओ देखते ही आपको क्या लगाया जाएगा? ईएस लगाया जाएगा। कहीं पर टीच शब्द हो तो सी एच होने से टीचेज लिखा जाएगा। ठीक है। कहीं पर स्पाल्स हो, एस एच हो तो फिक्स हो तो फिक्सेज हो जाएगा। बज हो तो बजेज हो जाएगा। ठीक है। सबके एक एक एग्जाम्पल हमने बेटा लिखे हैं। अगर एस होगा तो ईएस देख रहे हैं आप, गो होगा ओ होने पर ईएस देख रहे हैं, सी एच होने पर ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, ये आप देख रहे हैं। ये होने पर हमें किसका प्रयोग करना है? ईएस का प्रयोग करना है। अब नंबर 5 पे बेटा आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मानी होती है बनावट। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या बनावट होती है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप बनावट में देखेंगे नंबर 1 सब्जेक्ट, उसके बाद में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और फिर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट। ये आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट मिलेगी। सेकंड आप देखेंगे बेटा सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज, उसके बाद में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस की बनावट मिलेगी। नंबर 3 डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बनावट मिलेगी। उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद WH वर्ड, फिर जो है आपका डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका मिडल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। और लास्ट बेटा WH वर्ड, उसके बाद में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका मिडल नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा। तो 6 प्रकार की बनावट बेटा आप लोगों ने यहां देखी है। ये बनावट की आवश्यकता अपने को जब नहीं समझ में आ रहा हो तब आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन हमने तो सरल और आसान शब्दों में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। शुरू का शब्द लगाना है, लास्ट में जाना है। ता है, ती है होते ही हमें दिमाग में आना है कि डूडज लगेगा या नहीं लगेगा। नॉट है, क्वेश्चन मार्क है तो डूडज लगाओ, अन्यथा नहीं लगाओ। तो हम आसानी से बना सकते हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए कि किस तरीके से कैसे इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर में देखा बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे? एस या ईएस। और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो ये तो था आपका साधारण वाक्यों का। नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में डू डज का प्रयोग किया जाएगा।
अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो डू का प्रयोग, और सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद नोट लगाना है, नकारात्मक हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में जाते हैं, तो डू डज आपका स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था क्या अगर किसी के शुरू में लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, शुरू में लगेगी, तो डू डज शुरू में लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को देखकर आपको डू डज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, डू का, और सब्जेक्ट एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लगाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का तैयार हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में अगर आप जाते हैं तो डू डज का प्रयोग शुरू में करना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्योंकि नेगेटिव हो गया तो नॉट लगाना है आपको, और डू डज का प्रयोग वैसे ही करना है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग, सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग करना है। उसके बाद हम अगले में जाते हैं मिडल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मिडल इंटेरोगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं बेटा जिनमें पर्सन बीच में से बनता है। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, पर्सन कहाँ से बन रहा है, शुरू से बन रहा है। इसी सेंटेंस को हम यूं कहें, राम क्या स्कूल जाता है, तो अब शुरू में राम हो गया, क्या कहाँ हो गया, बीच में हो गया, तो उसको बोलते हैं मिडल इंटेरोगेटिव। और जो बीच वाले होते हैं वो हमेशा किससे शुरू होते हैं, WH वर्ड से होते हैं। ठीक है, क्या शुरू में लग गया तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और क्या अगर बीच में लग गया तो WH वर्ड लगेगा। उसके बाद डू और डज, और उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू डज का प्रयोग आपको करना है। बहुवचन होने पर डू और एक वचन होने पर डज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। WH वर्ड में ध्यान रखना है, जैसा पर्सन होगा वैसा ही आपको उसी का WH लगाना है। जैसे क्या का होगा तो वाट लगाएंगे, क्यों का होगा तो वाही लगाएंगे, कब होगा तो वैन लगाएंगे, कहाँ होगा तो वेहर लगाएंगे। ठीक है, और कैसे हुआ तो हाउ लगाएंगे। ठीक है, कितनी संख्या हुई तो हाउ मैनी लगाएंगे, कितनी मात्रा हुई तो हाउ मच लगाएंगे, कितना पुराना होगा तो हाउ ओल्ड लगाएंगे, कितनी बार हुआ है तो हाउ ऑफन लगाएंगे। ये हमने सेंटेंस जब पढ़े थे तो वहाँ हमने इन सबको लिखा था। इसके बाद जब हम क्वेश्चन आंसर बनाना सीखेंगे, हम फिर से देखेंगे इनको कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं, तो वहाँ इन सब WH वर्ड का प्रयोग एक एक हम समझेंगे। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। तो 5th पर आपने स्ट्रक्चर देखा, 4 पर जो है आपने वर्ब देखी, और 3 पर आपने हेल्पिंग वर्ब देखी। अब नेक्स्ट आपको इस टेंस का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब 6 पर आप लिखें बेटा यूजेज, उपयोग। इस टेंस का उपयोग कब, कैसे और कहां किया जाता है। इस टेंस का उपयोग हमें कब करना है, कैसे करना है और कहां करना है, इसका हम देखेंगे। तो यूजेज में जो फर्स्ट यूजेज है वो आप देखेंगे, विद यूनिवर्सल ट्रूथ। विद यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका अर्थ क्या होगा बेटा, सर्वमान्य सत्य के साथ। सर्वमान्य सत्य के साथ, जिसको सभी सत्य मानते हो बेटा। ठीक है, वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उसको सभी सत्य मानते हो, ऐसे सत्य जो है वो इसी टेंस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें,
द अर्थ मूव राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये भारत में ही नहीं लगाती, अमेरिका में भी लगाती है। ठीक है बेटा, पृथ्वी तो पूरे विश्व में सूर्य के चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ही सारे महाद्वीप बसे हैं, सारे महासागर हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये बात सही है या गलत है? सही बात है, सर्वमान्य सत्य है। इसको सभी, चाहे बच्चा हो वो भी सत्य मानेगा, युवा हो तो वो भी सत्य मानेगा, और बुजुर्ग होगा तो वो भी सत्य मानेगा। सभी सत्य मानते कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो अब आपको इसी टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, इसमें नोट है क्या, क्वेश्चन मार्क है क्या? तो मालूम चल गया कि इसमें डू डज का प्रयोग तो नहीं होगा। ठीक है, अब डू डज का प्रयोग नहीं होगा तो आपको दूसरी कंडीशन ध्यान में आ जाएगी, क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फर्स्ट के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, एस और ईएस का प्रयोग कब होता है आपको मालूम है? जब आपका कर्ता कैसा होगा? एक वचन होगा। ठीक है, कर्ता कैसा होगा? एक वचन होगा। अब कर्ता देखो आपका कौन है? अर्थ, पृथ्वी है। तो पृथ्वी तो एक ही होती है, एक से अनेक नहीं होती है। तो कर्ता हमारा कैसा है? एक वचन है, सिंगुलर है। इसलिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जब इसका आंसर आप देने जाएंगे तो अब आपको यहाँ लिखेंगे जो कोष्ठक का मीनिंग है मुंह। अब इसका लास्ट का अक्षर देख लेंगे, क्या इसका लास्ट का अक्षर जो है वो SSSCHOXZ है क्या? अगर ये है तो क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। और अगर ये शब्द नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे बेटा? S लगाएंगे। तो मुंह को क्या लगा देंगे बेटा? S लगा देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, यहां पर आप आर्टिकल का प्रयोग भी सीख रहे हैं। जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग करो? दा का प्रयोग करो। आप देखेंगे पहले अर्थ पृथ्वी दुनिया में अकेली है तो किसका प्रयोग? दा का प्रयोग। सन अकेला है तो किसका प्रयोग? दा का प्रयोग। ठीक है, और ईस्ट पूर्व दिशा एक होती है तो किसका प्रयोग? दा का प्रयोग। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो भी ये आप बोलेंगे इसको, जो दुनिया में एक है, या यूं कहेंगे जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उनका प्रथम अक्षर हमेशा कैपिटल लगाना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप अर्थ पृथ्वी का कैपिटल देख रहे हो, सन सूर्य का कैपिटल देख रहे हो, ईस्ट और दिशा का कैपिटल। जो आपको लगे कि ये एक ही होता है उसका कैपिटल अक्षर करना है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होता है, इसलिए प्रिंसिपल का पी क्या करना पड़ेगा? कैपिटल करना पड़ेगा। स्कूल में हेडमास्टर भी एक ही होता है, इसलिए हेडमास्टर का भी एच आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आपको लगे कि एक ही होता है उसका अक्षर कैपिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद जैसे ये दुनिया में सर्वोपरि है, जैसे फादर, फादर भी एक ही होता है लेकिन उसका अक्षर हम कैपिटल नहीं कर सकते। स्टार्ट में लिखा जाएगा तो कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपको जो सर्वोपरि है, क्योंकि फादर तो सभी के हैं। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप देखेंगे यहाँ राइज, राइज मानी होता है उगना। सूर्य पूरब में उगता है। ये भारत में ही नहीं उग रहा है, पूरे विश्व में पूरब में ही उग रहा है। ठीक है, तो उग रहा है। अब देखेंगे इसमें नॉट है क्या? क्वेश्चन मार्क है क्या? इसका मतलब इसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जब डू डज का प्रयोग नहीं होगा तो सीधा हम आ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस पर।
देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सन। सन तो एक ही होता है इसलिए एक वचन है, इसलिए कोष्टक वाले शब्द को क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। तो राइज लिखने के बाद उसको क्या लगा देंगे बेटा, एस लगा देंगे। ठीक है, ये आपने किसके लिए देखा, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए देखा, सर्वमान्य सत्य के लिए देखा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप देखिए साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक लोग जो खोज करते हैं, जो शोध करते हैं, शोध लिख लो आप शॉर्ट में, वैज्ञानिक शोध। ठीक है, वैज्ञानिक शोध, जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक लोग जिस पर शोध करते हैं वो बताते हैं कि ये कार्य ऐसे होगा, तो उस वो बातें भी किस में लिखी जाएंगी बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएंगी। जैसे पानी 0 डिग्री पर जम जाता है, ये कौन बताते हैं बेटा, वैज्ञानिक लोग बताते हैं, इसलिए ये वैज्ञानिक शोध है। और ये लाइन भी किस में बनेगी, ये सेंटेंस भी किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, ये भी कौन बताते हैं, वैज्ञानिक लोग बताते हैं। पानी 100 डिग्री टेम्परेचर होते ही क्या करने लग जाता है बेटा, उबलने लग जाता है। तो एग्जाम्पल से समझे, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर फिर से आपको आर्टिकल का प्रयोग मैं सिखा रहा हूं। जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, उनसे पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तरल पदार्थ जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, गैस हो गई, इनसे पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जो द्रव्य पदार्थ है उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए वाटर से पहले कुछ नहीं लगा है, ए वाटर नहीं लगा है, द वाटर नहीं लगा है। अब देखेंगे कि वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 100 डिग्री पर उबलने लग जाता है, सही बात है। इसलिए ये भी जो है वाक्य किस में बनाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। देखिए इसमें बेटा कि क्या जो है नॉट है, क्या क्वेश्चन मार्क है क्या, तो डू डज का प्रयोग तो नहीं होगा। अब सीधा हम आ गए वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस पर। देखेंगे वाटर, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं बेटा वो सिंगुलर कैटेगरी में ही माने जाते हैं। ठीक है, द्रव्य पदार्थ कोई भी होंगे वो सिंगुलर ही माने जाते हैं, इसलिए सिंगुलर है तो क्रिया को क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस लगाना पड़ेगा। द्रव्य पदार्थ कोई भी होगा वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आपको क्या लगाना है बेटा, एस या ईएस। क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिया भी कैसी होगी बेटा, सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो बॉईल को क्या लगाना है आपको, एस लगाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
पानी का तापमान 0 डिग्री होते ही क्या होने लग जाता है बेटा? जमने लग जाता है। ठीक है, बर्फ बनने लग जाता है। ठीक है, 100 डिग्री पर तो उबलने लग जाता है, 0 डिग्री पर जमने लग जाता है। ये दोनों बातें कौन बताते हैं? वैज्ञानिक लोग बताते हैं। इसलिए वैज्ञानिक शोध है ये, और वैज्ञानिक शोध भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। देखो नोट है क्या, क्वेश्चन मार्क है क्या, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? वाटर है, द्रव्य पदार्थ है, इसलिए सिंगुलर है, तो कोष्टक वाले शब्द को क्या लगाना है? एस या ईएस लगाना है। ई तो लगा हुआ है, ये एस और लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीजेड। ठीक है बेटा, नंबर 3 पर आप आ जाइए। पहला आपने भी यूनिवर्सल ट्रू सर्वमान्य सत्य देखा, फिर देखा साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, और अब देखें बेटा हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटना, जो इतिहास से संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो भूतकाल से संबंधित होती है बेटा। ठीक है, क्योंकि वो भूतकाल बीत चुका है। आज हिस्टोरिकल ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इतिहास की घटनाओं को प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए हमेशा कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एग्जाम्पल समझिए बेटा। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। भारत 1947 में आजाद हुआ। भूतकाल की घटना है, और भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस होता है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए बेटा? सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर इस घटना को प्रभावी ढंग से हम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखा जा सकता है। इसलिए देखेंगे इसमें नोट है क्या, क्वेश्चन मार्क है क्या? नोट और क्वेश्चन मार्क नहीं है तो डू डज का प्रयोग नहीं होगा। क्या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट देख लीजिए, इंडिया एक ही है, भारत तो एक ही है, और एक है तो एक वचन है, इसलिए कोष्टक वाले शब्द को क्या लगाना पड़ेगा? एस या ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए 4th नंबर। न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, समाचार पत्रों की सुर्खियां। समाचार पत्रों की सुर्खियां।
सुर्खियां बोलते हैं बेटा, जो मेन न्यूज होती है, जो मेन खबर होती है, जो मोटे अक्षरों में पेपर में छपी रहती है, उसे सुर्खियां बोलते हैं, मोटी खबर बोलते हैं। तो समाचार पत्रों की जो मोटी खबर होती है, अगर आप 12th करने के बाद जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं, टीवी एंकर बनते हैं या किसी समाचार पत्र के पत्रकार बनते हैं, तो जो भी खबर आप देंगे वो खबर की जो हेडलाइंस होगी, जो वो किस में बनाई जाएगी बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाई जाएगी। आप टीवी देखते हैं या अखबार में देखते हैं, तो टीवी पर जो एंकर आते हैं या आती है, तो आते ही मेन खबर बोलती है एक बार, तो वो जो खबर बोलती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलती है। ठीक है, बाद में डिटेल जो है वो फिर डिटेल में तो कोई भी टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेन खबर होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। एग्जाम्पल देखिए,